जियोग्राफी वाले हिस्से से हम महत्वपूर्ण झीलें देख रहे थे विश्व की। आज की हमारी झील है टिटिकाका झील। ये पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में। ऊपर नॉर्थ अमेरिका है और नीचे है साउथ अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका के आप नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। यदि इसके आप पूरब की तरफ जाओगे तो साउथ अटलांटिक ओशियन पड़ता है। और यदि आप इसके जाओगे लेफ्ट की तरफ मतलब इसकी पश्चिमी के साइड में, तो साउथ पैसिफिक ओशियन पड़ता है। और नीचे पड़ जाता है फिर अपना साउदर्न ओशियन। और ये वाइट कलर से जो आप देख रहे हैं ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, इसके नीचे तरफ पड़ता है। अब इसको थोड़ा सा जूम हम करते हैं तो ये जो झील देख रहे हैं आप ब्लू कलर से, यही है लेक टिटिकाका। दो देश की बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, एक तो पेरू की और दूसरी बोलेविया की। तो दोनों ही देशों की बाउंड्री में ये लेक स्थित है। थोड़ा सा इसको हम जूम करके देखते हैं। ये है लेक टिटिकाका। अब हम चलते हैं और कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके। लेक टिटिकाका इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है लेक टिटिकाका। एंड हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्ज लेक। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। टिटिकाका इज वन ऑफ लेस देन 20 एंशियंट लेक्स ऑन अर्थ एंड इज थॉट टू बी 3 मिलियन ईयर ओल्ड। इसकी आयु के बारे में बताया जाता है कि इसकी आयु 3 मिलियन साल पुरानी है। लेक टिटिकाका सिट्स 3810 मीटर एबव सी लेवल। दो देशों में ये पड़ती है, बोलीविया और पेरू। एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो लेक सिस्टम है ना, एक्चुअली सेपरेटेड है दो बॉडीज़ में बाय इट्स नैरो स्ट्रेट। एक छोटी सी खाड़ी, सकरी खाड़ी के माध्यम से ये दो भाग में बढ़ गई है। ठीक है, और उस स्ट्रेट का नाम है टिकुनिया। इसी के माध्यम से, इस प्रकार से ये खाड़ी है, इसी के माध्यम से ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। टिटिकाका इज नोन एज पेक्यूनो लेक, मतलब मीनिंग स्मॉल, बाई पेरुवियंस, और लेक ह्यूनामिक मैक्रा बाई बोलिवियन। दो अलग अलग नाम से अलग अलग देश इसको जानते हैं। टिटिकाका झील हाई एलिवेशन वाली लेक है जो कि सिचुएटेड है एंडीज माउंटेन में। Nestled between the various peaks is a large basin which hold the Altiplano Plateau. To the northeast of the lake are some of the highest peaks in the area. एक बात यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि देखो, चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, सूरज का प्रकाश यहाँ पर तेज़ी के साथ में पड़ता है। ठीक है, तो इसी के चलते चलते द लेक वाटर इज स्लाइटली ब्रैकिश, मीनिंग इट इज़ मोर सलाइन देन फ्रेश वाटर। तो हम कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर की झील है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर खारापन है। दिस मे बी बिकॉज द लेक वॉज वंस एन एंशियंट सी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पिछले समय में सी रही हो, यहाँ पर सागर रहा होगा। विच हैज़ नाउ बिकन ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रेश वाटर ओवर द टाइम। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ दी गई हैं। तो फ्रंट पेज से चाइना के बारे में न्यूज़ आई है, वो भी पार्टिकुलरली LAC को लेकर के। चाइना ने एक कानून पारित कर दिया है जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। कानून ये कहता है, ये LAC है मान के चलो, और ये चाइना का एरिया है। तो चाइना का ऐसा कहना है कि अपनी संप्रभुता और जो अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए अपना जो एरिया है, चाइना उस पर कभी दूसरे का कब्जा नहीं होने देगा।
इसका मतलब ये है यदि किसी वो एरिया यदि उसका थोड़ा सा भी एरिया जा रहा है इंडिया की तरफ या अन्य देश की तरफ अपनी बॉर्डर का, तो इसका मतलब है वो इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए ये कानून लागू होता है, कंपलसरी हो जाएगा फिर। चाइनास न्यू लॉ फॉर्मलाइज इट्स LAC एक्शंस। चाइना का जो लेजिस्लेचर है उसने अडॉप्ट कर लिया है न्यू बॉर्डर लॉ को, जो कि इफेक्ट में आ जाएगा 1 जनवरी 2022 से। दैट कॉल्स ऑन द स्टेट एंड मिलिट्री, सरकार और वहाँ की क्या है मिलिट्री, दोनों को टू सेफगार्ड टेरिटरी एंड कॉम्बैट एनी एक्ट्स दैट अंडरमाइन चाइनाज टेरिटोरियल क्लेम। चाइना जिसको क्लेम करता है, ठीक है, उसको यदि किसी से थ्रेट है तो उसके लिए सरकार और जो मिलिट्री है वो सेफ गार्ड करने का काम करेगी अपनी टेरिटरी को। इसके अलावा कॉम्बैट करेगी एनी एक्ट्स है जो कि अंडरमाइन करता है चाइना की टेरिटोरियल क्लेम को। द लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन मार्च दिस ईयर। मार्च में ही इसके बारे में प्रपोजल आ गया था। ए ईयर इनटू टेंशन दैट इरप्टेड along the line of actual control with India after the People's Liberation Army mobilized to division in forward area and carry out multiple trans-aggression। और चूंकि रिलेशन खराब चल रहे थे, दोनों की जो सेनाएं हैं आमने सामने थी, इसी के चलते चलते इस पर कोई प्रगति नहीं हो पाई थी। देखो कई सारे देशों के साथ में तो चाइना ने अपनी बॉर्डर को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी भारत और भूटान के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट उसका जारी है। ऑब्जर्वर लोगों का ये कहना है कि ये जो नया कानून है ये फॉर्मलाइज करेगा सम ऑफ चाइनास रिसेंट एक्शंस। मतलब कि चाइना ने अभी अभी जो भी कदम उठाया है उसको फॉर्मल रूप देने का ये काम करेगा। रिसेंट एक्शन इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज विथ बोथ इंडिया एंड भूटान, जिसमें इंक्लूडिंग है PLAs, मैसिंग ऑफ ट्रूप्स इन फॉरवर्ड एरियाज अलोंग द इंडियन बॉर्डर। इसका मतलब तो यही है कि यदि अभी अभी उसने जो भी कदम उठाया है ना तो वो सब सही है, मतलब इस कानून के हिसाब से वो जो एरिया हम क्लेम कर रहे हैं वो एरिया हमारा है, ऐसा चाइना का मानना है। LAC की बात कही जाती है, जो मैप में आप देख रहे हैं रेड वाला डॉटेड एरिया से, यही है LAC जो कि चाइना और इंडिया की सीमा बनाती है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये ऑक्युपाइड बाय चाइना है। ठीक है, तो LAC जिसको हम हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा एक प्रकार की सीमांकन है जो कि भारत नियंत्रित क्षेत्र और चीन नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है। कितना एरिया इंडिया का है और कितना एरिया चाइना का है, ये डॉटेड एरिया आप देख रहे हैं, ये बताती है LAC। जहां एक तरफ भारत का ये मानना है कि LAC की लंबाई 3440 है, वहीं चीन इस रेखा को तकरीबन 2000 किलोमीटर मानता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साबरमती रिवर से। तो ये आप देख रहे हो साबरमती रिवर, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में है और ये गुजरात से होते हुए यहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर के अपने पानी को डिस्चार्ज करती है। साबरमती से रिलेटेड न्यूज़ आई है, मेनली आई है पोल्यूशन को लेकर के। यदि इसकी कुछ हम डिटेल देखें ना तो साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, उदयपुर और सिरोही जिलों में होते हुए गुजरात में एंट्री करती है और खंबात की खाड़ी में अपने पानी को डिस्चार्ज कर देती है। शुरू में क्या होता है, वाकल नदी के नाम से ये जानी जाती है। साबर और हाथमती दो नदियां जब इसमें मिल जाती हैं, एक ये साबरमती हो गई और इधर हाथमती, तो अब इसका जो संगम है या फिर कहना चाहिए सम्मिलित रूप है उसको हम कहते हैं साबरमती। नदी के उद्गम का मूल स्रोत अलावरी में स्थित धेबार नामक एक झील है। ठीक है, धेबार नामक झील है,
यहीं से मेनली ये निकली है। वैसे इधर आगे तरफ भी गई है, लेकिन इधर से ये इधर वाला एरिया, मतलब हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली गुजरात की तरफ वाला एरिया में ये जाती है और अपने पानी को छोड़ती है। तो राजस्थान में धेवार नामक एक झील है, वहाँ से इसका मूल स्रोत माना जाता है। अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती के किनारे बसे हैं। इसके अलावा साबरमती आश्रम इस नदी के किनारे है। साबरमती और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इस पर कई सारे बांध बनाए गए हैं और जलाशय बनाए गए। गुजरात के मेहसाणा के धरोई गांव में इस नदी पर धरोई बांध बना है। धरोई बांध मुख्य साबरमती नदी पर है, और जबकि हाथमती बांध, हरनौ बांध, गुहाई बांध, मेसुआ जलाशय, मेसुओ पिकअप वेयर, माजम बांध और वात्रक बांध सहायक नदियों पर बंधे हैं। यदि वन लाइनर यदि हम फैक्ट देखें इसके, तो इसका उद्गम कहाँ पर है? अरावली में स्थित धेवार झील है। इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर, काफ़ी लंबी है। राजस्थान में 47 है और गुजरात में 323 है। दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सई रिवर। और लेफ्ट की तरफ से प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी? वाकल, हरनौ, हाथमती, वात्रक। इसका मुहाना क्या है? खंबात की खाड़ी, मतलब यहाँ अपने पानी को छोड़ती है ये। और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती? गुजरात और राजस्थान में। यहाँ पर बनाया गया प्रमुख बांध कौन सा है? धरोई बांध, मेहसाणा, गुजरात में। और जिस झील की हम बात कर रहे थे ना, वो है ये है धरोई रिजर्वायर। यहीं से साबरमती का उद्गम माना जाता। अब देखो, वैसे तो नॉर्मली ये जो झील है, यहाँ से इस तरफ भी गई है साबरमती रिवर, और इस तरफ भी, गुजरात की तरफ भी गई है। ठीक है, यही है धरोई रिजर्वायर, धरोई रिवर। यहाँ से इस प्रकार से ये होती हुई गुजरात, गांधीनगर की इसके किनारे बना है, फिर अहमदाबाद से होते हुए ये 2 रिवर यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, एक तो हाथमती रिवर है और दूसरी साबरमती रिवर है। दोनों का ही सम्मिलित रूप फिर आगे साबरमती कहलाता है, और फिर आगे से इस ऐसी होते हुए यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती, गल्फ ऑफ खंबात में अपने पानी को डिस्चार्ज करती है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। तो हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है अधिकारियों को, क्योंकि साबरमती जो का रिवर है ना, आज भी वैसे का वैसे ही है, अभी भी हाईली पॉल्यूटेड रिवर है ये। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपया एलोकेट करी थी ताकि इसको पॉल्यूशन से मुक्त किया जा सके। कब? 2014 से लेकर के 2014-15 से 2017-18 के बीच में। इसके बावजूद भी इसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। गुजरात की साबरमती रिवर रिमेन्स हाईली पॉल्यूटेड डिस्पाइट द स्पेंडिंग ऑफ नियरली 200 करोड़ दैट द सेंटर हैड एलोकेट टू द कर्ब पॉल्यूशन इन रिवर 2014-15 से लेकर के 2017-18 तक। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, अभी तक खराब ही हुई है, सुधरी नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बहुत फटकार लगाई फॉर द पॉल्यूशन ऑन द साबरमती रिवर फ्रंट, एंड एडमोनिश्ड दैट ऑफिशियल अकाउंटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स who failed to keep a check on polluted water dumped into river front। अब सीवेज का जो पानी है यहाँ पर छोड़ा जाता है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वाला जो पानी है वो भी यहाँ पर छोड़ा जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है वे अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है कि आप टाइम टाइम पर चेकिंग करते रहिए। The High Court observed that the root cause of pollution in the Sabarmati was the lack of accountability। कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेने के लिए तैयार है। ठीक है, on part of the authorities, क्योंकि there appears to be nexus between official and industries। तो अधिकारी और जो कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उनके बीच में सांठगांठ बन गई है, इसलिए तो वो पॉल्यूशन को रोक नहीं रहे हैं। और अभी तक जो पानी है सीवेज का, इंडस्ट्रियल वाला गंदा पानी, वो यहाँ पर कंटिन्यू
जाते रहता है। एक न्यूज़ आई है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस एयर डिसइंफेक्शंस डिवाइस। एंड एयर डिसइंफेक्शंस एंड प्योरीफाइंग डिवाइस, जिसका नाम रखा गया है बाईपोलर एयर डिसइंफेक्टेंट एंड प्यूरीफायर। ये नाम हमको याद रखना है कि ये आखिर है क्या चीज़। इसको निर्माण किया गया है हैदराबाद बेस्ड जैत्रा डिवाइस एंड सिस्टम LLP। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर किशन रेड्डी एट एन इवेंट जो कि आयोजित किया गया था संडे के दिन में। ये जो डिवाइस है वो इनएक्टिवेट कर सकती है किसको किसको, पैथोजेंस लाइक कोरोना वायरस 2, इन्फ्लुएंजा, लेगुनेला वायरस और राइनो वायरस, जोस्टर वायरस, टीबी बैक्टीरिया, ई कोली, फंगी, मोल्ड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज। इतने सारे से ये इनको इनएक्टिवेट कर सकता है। फॉरेन वाले पेज से यदि हम देखें तो न्यूज़ आई है तालिबान से। तालिबान ने क्या काम किया है, अपने देशों को भूखमरी से बचाने के लिए उनका कहना है कि आप काम करो, हम आपको अनाज प्रोवाइड करेंगे, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इससे एक तो बेरोजगारी की समस्या सॉल्व हो जाएगी और दूसरी समस्या हल हो जाएगी भूखमरी की। अभी वर्तमान के टाइम में देखें ना तो अफ़गानिस्तान कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? Afghanistan, which already suffering from poverty, drought, electricity blackouts and failing economic system। इकोनॉमिक सिस्टम भी उसका डाउन हो रहा है। बिजली में ब्लैकआउट देखने को मिल रहा है, बिजली में कटौती, इसके अलावा सूखा और गरीबी। इससे अफगानिस्तान की पब्लिक बहुत परेशान है। आगे इसमें कहा जाता है कि ये जो स्कीम है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर लागू होगी? अफगानिस्तान की मेजर टाउन और सिटी में। एंड एम्प्लॉय 40,000 मैन इन द कैपिटल एलोन, द तालिबान चीफ स्पोक्स पर्सन ने कहा था। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि द 2 month प्रोग्राम विल सी 11,600 टन ऑफ वीट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल विथ अबाउट 55,000 टन फॉर इल्सवेयर इन द कंट्री। 11,600 जो है कहाँ पर दिया जाएगा, 55,000 टन जो है कहाँ पर दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है कौन कौन से एरिया में कितना अनाज का वितरण किया जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड कप वाली यदि न्यूज़ हम देखें ना तो कल पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हरा दिया है। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी ने 3 मैन विकेट को आउट किया था। इसी के चलते चलते पाकिस्तान की टीम मजबूत हो गई थी। और सिंगल केवल बाबर आजम और रिजवान नहीं अपनी टीम को जितवाए हैं पूरे। ठीक है, पूरा लगभग 150 रन था, दोनों ने ही मिलकर जिता दिए थे। ये यहाँ पर पूरी स्टोरी बताई जाती है कि इंडिया की तरफ से कितनी डॉट बॉल की गई, पाकिस्तान की तरफ से कितनी डॉट बॉल की गई, चौका कितने पड़े, इंडिया की तरफ से 11, पाकिस्तान की तरफ से 12, 6 कितने पड़े, 4, तो इधर 5। और पावर प्ले की यदि कहानी देखें ना तो 36 पे 3 थी इंडिया और पाकिस्तान 43 पर 0। और रन रेट रहा था 7.5 का और रन रेट रहा पाकिस्तान का 8.5 का। और इधर से दूसरा मैच हुआ था श्रीलंका और बांग्लादेश का। तो इसमें जो है 2 लोग, ये आशलंका और भानुका राजपक्षा, दोनों ने हाफ सेंचुरी के चलते चलते इन्होंने अपनी टीम को जिता दिया है।